डेक्स अभी भी खड़ा रहा क्योंकि उसने अपने बॉडी में अननोन पल्सेस, अज्ञात तरंगों को महसूस किया और ऐसा लगा जैसे ये लाइट उसे भर रही हो। द गेम ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और प्लेयर को नोटिफाई सूचित किया कि उसने आइटम की स्पेशल प्रॉपर्टी लागू कर दी है और उसे अब होली प्रॉफिट के क्लास में असाइन कर दिया गया है। लेकिन इसी समय कुछ होने लगा। प्लेयर का प्रोफेशन सेंस की कैटेगरी में नहीं था। कंट्रोवर्सी, विवाद शुरू हो गया। सेलेस्टियल मेडालियन डीएक्टिवेटेड हो गया। प्लेयर ने बॉडी की ओर देखा और 2 हिडन क्लास आइटम्स देखे। जब स्पेशल इफेक्ट्स रुक गए तो सेतन ने राहत की सांस ली। डीमन ने सोचा कि ये डिवाइन लाइट उसके बॉडी को जलाकर राख कर देगा। डेक्स खुद पजल्ड था कि क्या हुआ था। बॉय ने सेलेस्टियल मेडालियन को अपने हाथ में घुमाया, लेकिन उसने अब बाहरी फैक्टर्स पर रिएक्ट नहीं किया। शाइनिंग सेलेस्टियल मेडालियन को सिस्टम एरर के कारण टेम्पररीली डीएक्टिवेटेड कर दिया गया है। डेक्स को एहसास हुआ कि वो अब और भी बड़ी ट्रबल में है। बैरन के पास माउंट फोनी पर माइंस के दूसरे एंट्रेंस पर कुछ चल रहा था। हियान गेम में लौटा और डिसाइड किया कि और माइनिंग करके पैसा कमाना वर्थ ट्राइंग है। इस बीच गार्ड्समैन ने किड के सामने एक फॉर्म पकड़ा और उसकी ओर इशारा किया। माइन पास के बारे में सुनकर प्लेयर की आंखें चौड़ी हो गईं। गार्ड्समैन ने हवा में एक उंगली उठाई और प्लेयर को एक स्टर्न टोन सख्त लहजे में स्किपिंग रूल्स के बारे में बताया। हेना घबराकर हंसा। उसे एंट्रेंस के लिए पे करने की प्राइस का पता लगाना था। आदमी बॉय के करीब झुका, प्लेयर की इंटरेस्ट को नोटिस करते हुए। उसकी वॉइस दयालु हो गई, लेकिन जब पास की प्राइस बताई गई तो प्लेयर का जॉ डर से ड्रॉप्ड हो गया। गाय का दिमाग तुरंत उस मनी की कैलकुलेट गणना करने लगा जो उसे कम से कम पास चुकाने के लिए मेक करनी पड़ेगी। प्लेयर की आंखों में टीयर्स देखकर गार्ड को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। आदमी ने अपना सिर झुकाया और प्लेयर के लिए एक सोर सब्जेक्ट दुखती नस को छुआ। शांत होने के बाद बॉय ने शर्मिंदगी से माइंड में पैसा कमाने के अपने इंटेंशन, इरादे के बारे में बताया। गार्ड्समैन ने प्लेयर के कंधे पर हाथ रखा और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे बताया कि बैरनेस उन प्लेयर्स के लिए भी सब कुछ करती है जिनके पास मनी नहीं है। ये महसूस करते हुए कि कस्टमर आखिरकार वार्म्ड अप हो गया है, गार्ड्समैन ने एक छोटे से हाउस की ओर इशारा किया। वहां एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट था। विंडो में एक बहुत अच्छी गर्ल बैठी थी। वह पूरे समय मुस्कुराती रही और अपने वर्क में प्रोफेशनल लग रही थी। प्लेयर आंखों में चमक के साथ उस गर्ल को नोटिस किया और उससे अपनी गेज हटा नहीं पाया। गार्ड्समैन खुद से खुश था। उसने जो जरूरी था वो कर दिया था और एक और फूल को रिक्रूट करने में मैनेज सफल रहा था। प्लेयर अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने के लिए लॉज की ओर गया, बिना ये महसूस किए कि वो माइन का एक और स्लेव बन जाएगा। मानफेन की माइंस में हाल तक मैनपावर की कैटेगोरिकली शॉर्ट कमी थी। हालांकि माइंस के लंबे कॉरिडोर्स अब बिल्कुल अलग दिख रहे थे। स्टाफ मेंबर इनक्रेडिबली प्लीज थी कि प्लेयर्स में इस आसान नहीं जॉब में अनक्वेंचेबल जील, अटूट उत्साह था। लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि ये इजी मनी चाहने वालों के लिए एक स्कैम था। गर्ल को सस्पेक्ट शक था कि बैरनेस खुद से इतना कनिंग प्लान नहीं बना सकती थी। उसे नहीं पता था कि बैरनेस की हेल्प किसने की। अचानक डेक्स के सामने एक साइन पॉपअप हुआ कि उसने बैरनेस माइकल्स अलर्ट मिशन पूरी कर ली है। गेम गाय को वापस बुला रहा था। डेक्स ने टैनिक को बताया कि वे जगह की एक्सप्लोरिंग खत्म कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं। जब होस्ट पहेलियों में बोला तो टैनिक और भी पजल्ड हो गया क्योंकि वो डेक्स को नहीं समझ सका। फिर गाय ने संक्षेप में उन सभी नोटिफिकेशंस को बताया जो उसे सार्कोफेगस खोलने पर मिले थे। गेम के लिए डेक्स असली विलन बन गया था। प्लेयर को एहसास हुआ कि उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और अगर किसी को पता चला तो वो और भी बड़ी ट्रबल में पड़ जाएगा। टांच ने पूरे टेंशन में अपने मास्टर की बात सुनी। उसे आदमी के इंटेंशंस, इरादों का कोई अंदाजा नहीं था। अचानक डेक्स ने अपनी इन्वेंट्री से एक और माइनिंग ड्रिल निकाली जिसने तुरंत कॉल पर रिस्पॉन्ड किया और प्लेयर के हाथों में जोर से ग्राउल दहाड़ने लगी। डीमन कंफ्यूज था क्योंकि प्लेयर अपने हाथों से स्टेयरवे टू हेवन को डिस्ट्रॉय करने वाला था। लेकिन डेक्स ने डीमन की एंग्जाइटी, चिंता को शेयर नहीं किया। गाय ने ऐसे एक्ट किया जैसे वो कुछ बहुत ही मंडेन सामान्य कर रहा हो। एक मैजिकल ड्रिल का उपयोग करते हुए डेक्स ने सीक्रेट साइट को काफी क्विकली डिस्ट्रॉय कर दिया। डेक्स इस टास्क को पूरा करने के लिए काफी क्विक था। जिस रूम में मिस्ट्री छिपा था उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद बॉय ने अपना गीला फोरहेड पोंछा और गेट को डिस्ट्रॉय करने की प्रिपेयर तैयारी की। ये सब सेतन के लिए बहुत ज्यादा था। एक सैगिंग जॉ के साथ उसने खुद को ये सोचते हुए पाया कि उसे इस आदमी से लर्न सीखना चाहिए। जैसे ही बैरनेस ने डेक्स को अंदर आते देखा वो खुशी से अपनी चेयर से कूद पड़ी। डेक्स अपने वर्क से खुश था और उसने पूछा कि क्या बैरनेस के पास अब पर्याप्त माइनर्स हैं। बैरनेस ने अपनी फिस्ट भींच ली और अपना हाथ हिलाया। उसने उन पुअर पीपल के बारे में बताना जारी रखा जिन्होंने माइन पास की प्रोहिबिटिव कॉस्ट, निषिद्ध लागत सुनकर उनके स्लेव्स बनने के लिए वॉलंटियर किया था। बैरनेस ने गाय को एक रियल डीटी, असली देवता की तरह देखा। इस फैक्ट के अलावा कि माइंस और का प्रोड्यूस उत्पादन कर रही थीं, उसने बहुत सारा मनी भी बनाया। ये देखकर कि बैरनेस कैसे बदल गई थी और वो कितनी चेयरफुल हो गई थी, डेक्स को अच्छा लगा। उसने उम्मीद की कि लेडी के लिए थिंग्स बेहतर हो जाएंगी। बैरनेस ने अपने हाथों में पावर महसूस की और यहां तक कि अपने नए स्लेव से सब कुछ निचोड़ने के बारे में भी सोचा, और थोड़ी देर बाद वो एक काउंटेस बन सकती थी।
डेक्स ने मिस्ट्रेस को उसके डीप थॉट से डिस्ट्रैक्ट करने का डिसाइड किया और उसे याद दिलाया कि उसे उसके पूरे किए गए टास्क के लिए उसे रिवॉर्ड इनाम देना चाहिए। बैरोनेस ने तेजी से अपना सिर घुमाया और थोड़ा अनईजी महसूस किया कि वो इतना इंपॉर्टेंट डिटेल भूल गई थी। डेक्स ने गोल्ड से भरा एक बैग पकड़ा। ये वो टैक्स 10% था जिस पर वे सहमत हुए थे। अचानक बैरोनेस प्लेयर की ओर झुकी और अपनी वॉइस में एक्साइटमेंट के साथ फिर से पूछा कि क्या डेक्स उसके लिए वर्किंग जारी रखना चाहता है। ये ऑफर तुरंत प्लेयर के सामने एक विंडो के साथ अपीयर हुआ और डेक्स इस पर अग्री सहमत हो सकता था। ये ऑफर वास्तव में उसे बहुत टेम्पटिंग आकर्षक लगा। आर्केडिया के वर्चुअल वर्ल्ड के बाउंडलेस एक्सपेंस में एक हिडन हिस्ट्री का जन्म हुआ है। ये सब एक व्यक्ति से शुरू हुआ और दूसरे के लिए एक गाय और एक गर्ल के एक दूसरे के लिए बहुत टेंडर फीलिंग्स थे। अपना सिर नीचे करते हुए गाय ने जेनिफर नाम की गर्ल को धन्यवाद दिया क्योंकि उसी ने उसे एक वर्ल्ड में हैप्पीनेस खोजने में हेल्प की जहां वो परमिशन के बिना मूव नहीं कर सकता था। उसने गर्ल से बस वॉच देखने के लिए कहा क्योंकि वो उसके लिए एक पूरा वर्ल्ड बनाने में मैनेज सफल रहा था। गाय का नाम जैक था और वो आर्केडिया का क्रिएटर था। अब जैक एक बड़े मॉनिटर के सामने खड़ा था और अपनी आर्म्स को अपनी चेस्ट पर क्रॉस कर रहा था। उसके सामने एलिस थी जो इस गेम की एडमिनिस्ट्रेटर थी। जैक ने एलिस को कुछ समय से नहीं देखा था क्योंकि वो हाल ही में बहुत बिजी थी। उसने ये देखने का डिसाइड किया कि क्या कुछ बैड हुआ है। एलिस ने अपना सिर झुकाया और एक डेटा कॉन्ट्रडिक्शन एरर की रिपोर्ट दी। साथ ही इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड जरूरत थी। गाय के सामने वो इन्फॉर्मेशन अपीयर हुई जिसने ऐसी मिस्टेक की। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मटेरियल्स का स्टडी किया और इससे उसमें और भी अधिक इंटरेस्ट जगा। एक पूरे गेमिंग यूनिवर्स का क्रिएटर होने के बावजूद जैक ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके वर्ल्ड में कोई डिस्ट्रॉयर अपीयर होगा। एनार्की बाद डिस्ट्रॉयर के अपीयरेंस के अलावा इस प्लेयर ने एक शाइनिंग हेवनली मेडालियन भी ऑब्टेन प्राप्त कर लिया है जो होली प्रॉफिट का एक स्पेशल आइटम है। सेंट्स के क्लास से केवल एक व्यक्ति को बिलोंग होना था जो एंजल्स और डीमंस की ग्रेट बैटल की प्लॉट का प्रोटैगनिस्ट नायक था। जैक ऐसी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड होने से खुद को रोक नहीं सका। एलिस की ओर मुड़ते हुए बॉय खुश था कि उसने एक बार आर्केडिया बनाने का डिसाइड किया था। एलिस जैक को प्रेसिंग प्रॉब्लम पर वापस लाई। वो डेक्स उपनाम वाले प्लेयर को होली प्रॉफिट क्लास नहीं दे सकती थी। जैक ने अपनी गेज मॉनिटर की ओर लौटाई और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जल्दी में नहीं था। वो इस पर और देर तक थिंक सोचना चाहता था। लेकिन अब उसे ऐसे वैल्यूएबल आइटम को फाइंड करने के लिए प्लेयर को रिवॉर्ड देने में कोई आपत्ति नहीं थी। एलिस ने अपने होस्ट को ध्यान से सुना और सरप्राइज थी कि उसने एक इंपॉर्टेंट गेम आइटम की प्रॉपर्टीज को चेंज करने का डिसाइड किया। फिर जैक एलिस की ओर मुड़ा और उसे याद दिलाया कि प्लेयर की वजह से उसके वर्ल्ड का ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया था और थिंग्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जैक ने ऐसा करने के लिए आर्केंजल माइकल का उपयोग करने का डिसाइड किया। डेक्स ने बैरोनेस के ऑफर पर थोड़ी देर पॉन्डर्ड विचार किया। हालांकि टेम्पटिंग था पर उसने मना कर दिया। बैरोनेस को उम्मीद थी कि डेक्स अपना ऑफर रिकंसिडर करके एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए उसका बार बार मना करना बहुत सरप्राइजिंग था। डेक्स ने लड़की को पोलाइटली रिमाइंड किया कि वो कॉन्टिनेंट घूमना और एक्सप्लोर करना चाहता है, पर साथ ही उसने ऑफर कंसिडर करने का प्रॉमिस भी किया। ये सुनकर बैरोनेस खुशी से उछल पड़ी और प्लेयर के चेहरे के बहुत करीब आ गई। डेक्स को ये प्रॉक्सिमिटी एम्बैरस कर गई। उसने प्रिटेंड किया कि उसने नोटिस नहीं किया। उसके पास डेक्स को देने के लिए कुछ और भी था। बैरोनेस की सील लगा एक सफेद एनवेलोप स्टैक पर था। बैरोनेस माइकल ने अपनी तरफ से डेक्स को एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया। लड़की ने प्लेयर को अश्योर किया कि इस लेटर से उसे किंगडम के किसी भी कोने में प्रोटेक्शन मिल जाएगी। बेशक डेक्स बैरोनेस की जुबाटा से खुश हुआ। उसने लेटर उठाया और उसे पढ़ने लगा। लड़की अपनी चेयर पर बैठ गई और बहुत सीरियस वॉइस में बोली। एक उंगली ऊपर उठाते हुए उसे सरप्राइज हुआ कि प्लेयर डिस्टर्बेंस से अनजान था। डेक्स ने बैरोनेस माइकल से राइट्स के बारे में और जानने का फैसला किया, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इसके बारे में सुना था। दूसरे प्लेयर्स ने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया था। बैरोनेस ने सिर झुकाया और उसकी आवाज बहुत दुखी हो गई। बात एक ऐसे किंग के बारे में थी जो पहले ही बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन ट्रबल ये था कि जो प्रिंस क्राउन का भारी बोझ संभाल रहा था वो बहुत छोटा था। प्रिंस के आसपास के कोटर्स पावर हासिल करने और अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए इंट्रीग्स और दुर्भावनापूर्ण अटेम्प्ट्स कर रहे थे, और इन सब कोटर्स में सबसे बुरा ड्यूक बर्जन था। वो नोबिलिटी का अनस्पोकन लीडर बन गया जिसने अपने चारों ओर पूरी अपर नोबिलिटी को इकट्ठा कर लिया। बैरोनेस ने यह भी कहा कि ड्यूक ने हर संभव तरीके से पड़ोसी राज्य के साथ बैटल शुरू करने की कोशिश की। उसने अपनी आर्म्स फोल्ड कर ली क्योंकि ड्यूक बर्जन के पावर में आने पर उसके कंट्री का क्या होगा ये थॉट असहनीय थी। वो इन सबसे डर गई थी। डेक्स ने कहानी को कॉन्डिसेंडिंगली सुना और जितना हो सके खुद को कहानी से दूर रखने का फैसला किया। उस लड़के को अंदाजा भी नहीं था कि गेम का प्लॉट कितना उलझा हुआ था। बैरोनेस ने सिर उठाया और फिर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बारे में बात की। उसने इसमें प्लेयर की सारी खूबियां लिखी थीं और उसे अर्ल ऑफ ब्रॉकन को ढूंढने का ऑर्डर दिया था। डेक्स का चेहरा तुरंत हॉरर से ट्विस्ट हो गया जब बैरोनेस ने किंगडम की डिफेंस और प्लेयर की सिचुएशन को फिक्स करने में मदद करने की जरूरत के बारे में बात की।
ठीक उसी मोमेंट डेक्स के चेहरे के सामने एक नोटिस आया जिसमें उसे पूरा करने के लिए एक मिशन लिखा था। उसने उसका कंटेंट पढ़ा। डेक्स मुस्कुराया, लेकिन दिल ही दिल में उसे इस इंसिडियस गेम से नफरत थी। बैरनेस आंखों में एक चमक के साथ फिर से अपनी सीट से उछल पड़ी। उसे इस प्लेयर की नोबिलिटी पर जरा भी संदेह नहीं था। बैरनेस प्लेयर को गुड जर्नी की विश करने और उसे फेयरवेल कहने के लिए बाहर गई। लड़की ने उसे देर तक हाथ हिलाया। डेक्स ने भी सपोजिडली प्लीज्ड होकर अलविदा कहा, लेकिन रियलिटी में उसे पहले ही डाउट हो रहा था कि बैरनेस से दोस्ती करना उसके लिए एक अच्छा आइडिया भी है या नहीं। जब प्लेयर काफी दूर चला गया तो लड़की ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। उसे अपने फीलिंग पर कोई डाउट नहीं था और उसे यकीन था कि यही प्लेयर वर्ल्ड को बदल सकता है। उसने डेक्स में कुछ ऐसा देखा जो लड़के ने अभी तक खुद में नहीं देखा था। ऐसा लगा जैसे वो वर्ल्ड में मिसिंग लिंक था और बैरनेस अपनी फीलिंग में गलत नहीं थी। और इस तरह डेक्स नाम के एक प्लेयर ने आर्केडिया के वर्ल्ड को तेजी से बदलना शुरू कर दिया। बेशक इससे गेम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। उनके पास बस नए बग्स ढूंढने और सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करने का ही समय था। डेक्स के एक्शंस ने इस यूनिवर्स में एक से ज्यादा फेट बदल दी थी। जो प्लेयर्स रिक्रिएशन और फन के लिए गेम में आए थे, वे अब माइकल की बैरनी के लिए और माइनिंग का काम बिना रुके कर रहे थे। डेक्स के सामने इस गेम में एक नया मेस करने का एक लंबा रोड था और ये उसके पिछले सभी मिसडीड्स को इक्लिप्स कर देगा। डेक्स निकनेम वाला प्लेयर माइकल की बैरनी से निकल चुका था। दूसरे प्लेयर्स को कोई अंदाजा नहीं था कि अभी इस जगह से एक असली ईविल उनके पास से गुजर रहा है। आगे बढ़ने से पहले डेक्स एक पल के लिए रुक गया ताकि ब्यूटीफुल सीनरी का एंजॉय कर सके। टॉन्चिक ने यह देखने का फैसला किया कि उसका मास्टर ठीक है या नहीं। डीमन ने सरप्राइज से उसे देखा। ऐसे आंसर की उम्मीद नहीं थी। डेक्स ने सिर उठाया और खुद को रीअश्योर करने के लिए मुट्ठी भींची कि ऐसा करने पर उसे इंटेग्रिटी पॉइंट्स मिल सकते हैं, इसलिए उसे इससे दूर रहने में कोई पॉइंट नहीं दिखा। चमकदार सेलेस्टियल मेडालियन अचानक लाइव हो उठा और एक तेज ग्लो के साथ झिलमिलाया। गेम ने तुरंत एरर करेक्शन के बारे में एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले किया और मेडालियन के पैरामीटर्स बदल दिए। डेक्स ने सरप्राइज से देखा, अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। तेज लाइट ने लड़के की आंखों को चीर दिया। टैंगिक ने हॉरर से मेडालियन को देखा और समझ नहीं पाया कि यह अचानक लाइव क्यों हो उठा था। मेडालियन ने पूरी तरह से अपनी पिछली शेप बदल दी और दो स्काई विंग्स जैसा लगने लगा जो एक दूसरे के ऊपर रखे थे। लड़के की आंखों में एक गोल्डन लाइट जगमगा उठी। वो लॉकेट को देखता रहा और जो हो रहा था उससे शॉक्ड था। डीमन ने अपनी आंखें फाड़ ली और अपनी आंखों के सामने जो देखा उस पर बिलीव नहीं कर सका। एक बात वो श्योर था कि उसे ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद नहीं आया। डेक्स के सामने एक गार्डियन एंजल का एक बहुत बड़ा सिलुएट दिखाई दिया। सुनहरे बालों वाली और स्नो व्हाइट विंग्स वाली एक लड़की प्लेयर के ऊपर खड़ी थी। ब्राइट फ्लैशेस की एक सीरीज के बाद आर्कएंजल माइकल का एक ग्लोरियस मिनिएचर डेक्स के सामने दिखाई दिया। हेवनली आई कलर वाली लड़की ने कॉन्फिडेंटली आर्म्स फोल्ड कर ली। एंजल्स और डीमंस लंबे समय से एक दूसरे के कट्टर एनिमीज रहे हैं और एक ही स्काई के नीचे शांति से नहीं रह सकते थे। माइकल ने अपने सीने पर हाथ बांधे और एरोगेंटली डीमन को देखा। उसे जरा भी डाउट नहीं था कि वो सेक्रेड ग्राउंड पर स्कीमिंग कर रहा था। सेतन ने एंजल के अटैक्स का जवाब दिया और श्योर था कि अगर वो उसकी जगह होती तो वो भी ऐसा ही कुछ करती। उनकी बिकरिंग कार्नेज की ब्रिंक तक पहुंच गई थी। एंजल और डीमन अपनी सुपीरियरिटी एक दूसरे को प्रूव करने के लिए एक रूथलेस बैटल में टकराने के लिए तैयार थे। डेक्स ने थकी हुई नजर से छोटी एंटिटीज को देखा। उनकी स्कोल्डिंग से प्लेयर के सिर में दर्द हो रहा था। लड़के को दोनों एनिमीज के बीच खड़ा होना पड़ा ताकि उन्हें शांत रहने के लिए कह सके, खासकर साइकोटिक डीमन को जिसने विंग्ड सेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। डीमन डेक्स के एक तरफ था और उसके कान में जोर से चिल्ला रहा था। वो अपने उबलते ब्लड को शांत नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ एंजल थी जिसका टेम्परामेंट डीमन जैसा ही एक्सप्लोजिव था और वो हर बात पर उससे बिकरिंग कर रही थी। डेक्स ने चीखों से खुद को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। वो एक बात समझा, एक समय में एक बैटल हुई थी और आर्कएंजल माइकल एक सीक्रेट वेपन लाई थी जिससे वो एक डीमन को घायल कर सकती थी। एक पल के लिए डेक्स को एहसास हुआ कि उसके सामने के क्रीचर्स लेजेंडरी क्रीचर्स थे जिनके बारे में उसने सिर्फ लेजेंड से सुना था। एंजल डेक्स के करीब उड़ी और उसे पुकारा। उसके बालों में चमकते स्टार्स बुने हुए थे। वो क्रीचर एक सेलेस्टियल क्रीचर जैसी लग रही थी। डेक्स हंसा और एडमिट किया कि उसके जीवन में सचमुच ऐसा एक मोमेंट आया था, लेकिन फिर उसने एंजल को अश्योर किया कि कॉन्ट्रैक्ट उसकी चूजिंग का नहीं था। माइकल ने अपने हाथों को सीने से लगाया और धीमी आवाज में बोली कि वो वार्न करना चाहती थी कि अगर उसकी पावर बुरी हैंड्स में पड़ गई तो वो बहुत मिसचीफ कर सकता था। ये पहले से ही क्लियर था कि एंजल किस ईविल की बात कर रही थी, इसलिए टांचिक ने अपनी स्कोल्डिंग को बीच में डालने का अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ा। डीमन गुस्से में था। डेक्स ध्यान से एंजल को सुन रहा था जो उसे जो हो रहा था उसकी इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे बैड इंटेंशन से बचने और ईविल वन के बहकावे में न आने का आग्रह किया। फिर माइकल की गेज चमक उठी और उसने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया कि वो एक गार्डियन एंजल की तरह उसकी गार्ड करेगी और उसे सच्चे पाथ से भटकने नहीं देगी। ब्राइट लाइट एनर्जी के साथ अपने चारों ओर फ्लिकर करते हुए डेक ने सरप्राइज से सैंड को घूरा। एंजल की पूरी बात सुनने के बाद टॉनिक खुद को उसे छेड़ने से रोक नहीं पाया।
डीमन ने डिफाइंट अंदाज में आईब्राव आर्च की और चुपचाप बैठने वाला नहीं था। दोनों के बीच आई कांटेक्ट हुआ। डीमन लॉर्ड को अपने पास देखकर गर्ल गुस्से से जल उठी। टैनिक ने यह डिक्लेयर करने का रेजिस्ट नहीं किया कि डेक्स इनोसेंट आदमी नहीं था। डीमन लॉर्ड द्वारा डेक्स को क्राउन करना उस लड़के को बहुत किक दे रहा था। डेक्स समझ गया कि बार्ड ऑफ एनार्की क्लास का मतलब आर्केडिया के वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन और केओस लाना था। इसलिए डेक्स को एहसास हुआ कि आर्कएंजल माइकल का मिशन पूरी तरह से गुड डीड्स के बारे में था। एंजल अचानक डेक्स के पास आई और चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल के साथ प्लेयर से प्रॉमिस किया कि वो उसे गाइड करेगी और गुडनेस की तरफ ले जाएगी। इस मैजिकल मोमेंट में डीमन ने इंटरवीन किया। उसने इरिटेबली अपनी उंगली एली की तरफ घुसाई और उसे इग्नोर करने का प्रॉमिस किया। एंजल ने डीमन की तरफ सिर घुमाया और स्नाइडली ग्रिन किया। उसे नहीं लगा कि डीमन इस पावर को रिसीव करने के भी लायक है, और एंजल और डीमन के बीच एनमिटी फिर से भड़क उठी। वे एक दूसरे पर चिल्लाने लगे और उनके सभी आर्ग्यूमेंट्स डेक्स में मौजूद डिसेंसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। डेक्स एक बार फिर से पीछे हट गया और चुपचाप उन दोनों को देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास एक और ओवरली चैटी कंपेनियन आ गया है। एक पल में डेक्स ने एंजल को एड्रेस करने का फैसला किया और उसे उसके नए नाम से पुकारा। लड़की ने जवाब दिया। दरअसल डेक्स को केयर नहीं थी कि लड़की एंजल है या डीमन। मनी और इकोनॉमिक्स ही वर्ल्ड और गेम पर राज करते थे। डेक्स ने कहा कि उसने टैंक को अपनी इंटेग्रिटी मुफ्त में नहीं दी थी। वो मुस्कुराया और जानना चाहा कि एली उसे उसकी इंटेग्रिटी पॉइंट्स के बदले में क्या दे सकती है। इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं था, और अब एली को इसका एहसास हुआ। वो थोड़ी देर सरप्राइज से अपने होस्ट को देखती रही। उसने सोचा और उन आइटम्स को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया जो उसके आर्सेनल में थे। ये सुनकर डेक्स ने हवा में अपना सिर हिलाया, लेकिन प्लेयर के शब्द आर्कएंजल एली जैसी क्रीचर के लिए बहुत स्क्वाट थे। वो समझ नहीं पाई कि वो उससे क्या चाहता था। ये महसूस करते हुए डेक्स ने एक उंगली ऊपर उठाई और एंजल को बताया कि उसका क्या मतलब है। उसके पास गुड फाइटिंग स्किल्स नहीं थे। एक अधिक विस्तृत इलैबोरेट जवाब ने लड़की को पॉन्डर करने का कारण दिया। उसने सिर झुकाया और सोचना शुरू कर दिया। बार्ड ऑफ एनार्की क्लास के साथ प्लेयर डिसेंसी पॉइंट्स प्राप्त कर सकता था और ये कूल था, लेकिन इस क्लास में निश्चित रूप से इसकी ड्रॉबैक्स थीं। डेक्स इस बारे में कुछ समय से सोच रहा था। उसके पास कॉम्बैट स्किल्स नहीं थीं, केवल माइनिंग या डाइविंग जैसी नॉन कॉम्बैट स्किल्स थीं। अचानक एली का सिर ऊपर उठा और वो चमक उठी। लड़की को याद आया और उसने कुछ ऐसा सोचा जो वो अपने मास्टर की मदद के लिए कर सकती थी। आर्कएंजल माइकल ने अपना हाथ एक तरफ फैलाया, उसकी हथेली में डिवाइन लाइट चमक उठी, और जैसे ही ऐसा हुआ कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। अब एक प्लेयर अपनी डिसेंसी का उपयोग कुछ समय के लिए डिवाइन पावर का उपयोग करने के लिए कर सकता था। प्लेयर के सामने एक आइकॉन दिखाई दिया जिसने स्किल डिवाइन इंटरवेंशन को डिनोट किया। प्लेयर ने तुरंत इस स्किल को आजमाने का फैसला किया कि ये उसके लिए कितना यूजफुल होगा। गोल्डन लाइट का एक बवेंडर प्लेयर के चारों ओर घूम गया। टंच ने हॉरर से अपने मास्टर को देखा। इस ब्राइट लाइट ने डीमन को एक अनप्लेजेंट सेंसेशन दी। डिवाइन इंटरवेंशन स्किल के साथ सिंक्रोनाइजेशन इतनी ग्लोबल थी कि स्काई में कहीं एक ब्राइट पिलर ऑफ लाइट बर्स्ट हो गया। नाइट ऑफ ऑनर फरहान दिखाई दिया। वो गोल्ड इनलेस के साथ स्नो व्हाइट आर्मर और एक लंबी सोर्ड पहने हुए था। उसके पीछे मर्लिन ग्रेट मैजिशियन ऑफ ट्रूथ खड़ा हुआ। उस आदमी के लंबे बाल और दाढ़ी थी और वो एक स्टाफ से लैस था। लेजेंडरी आर्चर पीसेल भी ऊपर से दिखाई दी। उसके हल्के कपड़े और एक गोल्डन बो था। और आखिरी था ग्रेट राइचस थीफ मर्फन। उसका पूरा शरीर डार्क क्लोथ से छिपा हुआ था, 2 ब्लेड से लैस था। इस हीरो का चेहरा किसी ने नहीं देखा था। एली ने प्राउडली कहा कि प्लेयर कुछ समय के लिए ट्रू फेथ के महान हीरोज की पावर बोरो कर सकेगा। डेक्स मुस्कुराया। उसे इस तरह की स्किल वास्तव में पसंद आई और एक नजर में ये काफी अच्छी लग रही थी। फॉरेस्ट के अंधेरे से एक टेरिफाइंग और थ्रेटनिंग वॉइस आई जो शैडोज से निकली और प्लेयर के पास जो कुछ भी था उसकी डिमांड की। 3 ऑर्क्स दिखाई दिए। उन्होंने ट्रेजर की डिमांड की और प्लेयर के रेजिस्ट न करने पर इजी डेथ का प्रॉमिस किया। मॉन्स्टर्स के अचानक दिखाई देने पर डेक्स मुस्कुराया। वो खुश था। ये उसकी नई पावर को ट्राई आउट करने का सबसे अच्छा समय था। ग्रीन माउंटेन में, माउंटेन के अंदर की एक माइन में काम पूरे स्विंग पर था। प्लेयर्स थके हुए थे, लेकिन उन्हें बांधने वाले कॉन्ट्रैक्ट के कारण वे काम करते रहे। ये लोग आर्केडिया के वर्ल्ड में खेलने और फन करने आए थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ गड़बड़ हो गया और वे स्लेव्स बन गए। हेंटैक ने पिकैक्स छोड़ दी और रो पड़ा। उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। उस लड़के को बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि उसने गड़बड़ कर दी है और एक असली स्लेव में बदल गया है। अपनी पिकैक्स पर झुककर उसने अपना सिर झुकाया और माइन से बाहर निकलने के लिए अपने दांत भींचे। उसके फ्रेंड्स हंटिंग कर रहे थे और वो उन्हें बता भी नहीं सका। किसी पॉइंट पर खुद को विपिंग और एडमॉनिशमेंट्स देते हुए कि वो कितना इडियट था, उस लड़के को अचानक एहसास हुआ कि वो इस डैम प्लेस से बाहर निकलना चाहता था। ठीक उसी मोमेंट 2 थग्स एक प्लेयर को उसकी आर्म्स के नीचे पकड़े हुए थे। वो बच्चा अपना गला फाड़ रहा था, चिल्ला रहा था कि उसने स्लेव बनने के लिए कैप्सूल नहीं खरीदा था। कुछ प्लेयर्स हंग के पीछे इकट्ठे हो गए। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि वो प्लेयर भागने की कोशिश कर रहा था और प्लेयर को अश्योर किया कि ये एक बड़ी फूलिशनेस है।
प्लेयर्स में से एक ने बताया कि जो कोई भी भागता है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज इंतजार कर रहा है। ये प्लेयर एक डिजर्टर में बदल जाएगा और पूरे किंगडम में एक आउटलॉ बन जाएगा। दूसरा प्लेयर अपना पसीना पोंछते हुए जाहिरा तौर पर अपने फेट से रिजाइन था। वो केवल बैरोनेस का अपना डेट चुकाने और जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकलने के बारे में सोच रहा था। हीक ने प्लेयर्स को अश्योर किया कि उसके मन में भागने का कोई थॉट नहीं था। अपने दिल में वो अपने फ्यूचर के लिए डरा हुआ था। इसलिए आंखों में आंसू लिए प्लेयर ने फिर से पिकैक्स उठाई और अथक रूप से काम करना जारी रखते हुए उसे घुमाया। अचानक प्लेयर के सामने एक नोटिफिकेशन बॉक्स दिखाई दिया जिसमें कहा गया था कि सबसे लंबे समय तक जलने वाली फ्लेम उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। वाइड ओपन आइज के साथ प्लेयर ने नोटिफिकेशन में टेक्स्ट पढ़ा। उसे नहीं पता था कि सबसे लंबे समय तक जलने वाली फ्लेम डैश क्या थी। टफोना फारहॉट, एक लेजेंडरी होली वॉरियर जो हमेशा अपने पीछे खड़े लोगों को विक्ट्री दिलाता है। उसका वेपन एक स्वॉर्ड था जो इविल डीमंस में फियर और टेरर पैदा करता था। साथ ही इस वॉरियर के पास एक गोल्डन शील्ड भी था। उसकी प्रोटेक्शन के पीछे खड़े होकर कई लाइव्स बचाई गई हैं। जब ये नाइट अर्थ पर आया तो ये पहले से ही पता था कि वो विक्ट्री की ओर ले जाएगा। हालांकि जो डीमंस उसके एनिमीज थे वे नाइट को दूसरे नाम से पुकारते थे। एक दिन डीमन दर्द से चिल्लाया जब स्वॉर्ड ब्लेड ने शील्ड को तोड़ दिया। नाइट फरहान इन मॉन्स्टर्स के लिए कोई पिटी नहीं जानता था। उसने अपनी स्वॉर्ड को रोका जो एक ब्लाइंडिंग लाइट से चमक रही थी। वॉरियर डीमन के फेट को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ा। दिहान ने अपनी स्वॉर्ड घुमाई और मॉन्स्टर के सिर को 2 हिस्सों में काट दिया। मॉन्स्टर उसका रेजिस्ट नहीं कर सका और बस एक चीखने वाली साउंड के साथ वर्ल्ड से गायब हो गया। नाइट अपने फेथ और स्ट्रेंथ के साथ भयानक डीमंस और मॉन्स्टर्स से वर्ल्ड को क्लेंस करना जारी रखा। ये उसका सच्चा पाथ था। सेलेस्टियल बीइंग ने सहमति दी। अब वो नाइट ऑफ ऑनर फरहान की पावर टेम्पररी यूज कर सकता था। डेक्स के हाथों में एक गोल्डन ब्लेड दिखाई दिया। टांच ने हॉरर से अपने मास्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखा। उसने एक बहुत ही परिचित स्वॉर्ड और शील्ड देखा और डीमन की सोल में एंग्जाइटी बढ़ गई। डेक्स के शरीर पर वेस्टमेंट दिखाई दी, एक हाथ में स्वॉर्ड, दूसरे में एक चमकता हुआ शील्ड। प्लेयर ने सरप्राइज और एडमिरेशन से ये सब देखा क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि उसने कितनी पावर हासिल कर ली है। टैंक तुरंत डेक्स के पास उड़ गया और उसके अटायर पर प्रोटेस्ट किया। डेक्स ने डीमन की तरफ देखा और सरप्राइज हुआ कि वो जानता था कि वो किस रूप में रीइंकारनेटेड हुआ है। डीमंस के वर्ल्ड में नाइट ऑफ ऑनर फैरन एक सच्चा इविल वन था जो बिना किसी कारण के मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। टांचिका के लिए ये वॉरियर फियर और टेरर का एम्बॉडीमेंट था। डेक्स डीमन के एटीट्यूड को समझा। अपने न्यू फॉर्म को एक्सेप्ट करने के साथ डेक्स ने अपना अटेंशन इंतजार कर रहे ऑक्स पर लौटाया। ऑक्स ने प्लेयर में आए चेंज को नोटिस किया और टेंस हो गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि जो विक्टिम उन्हें मिला था वो उतना सिंपल नहीं था जितना उन्होंने ओरिजिनली सोचा था। डेक्स ने ऑक्स के बदले हुए चेहरों को नोटिस किया और गेस किया कि उन्होंने उसके चारों ओर चेंज डोरा को भांप लिया है। प्लेयर डेक्स ने बैरनी माइकल को छोड़ने के बाद स्पेशल रूट लिया। ये प्लेयर के अगले गोल के लिए एक शॉर्टकट था, लेकिन इन एरियाज में रहने वाले मॉन्स्टर्स के कारण दूसरे प्लेयर्स इन हिस्सों में नहीं आते थे और इसका कारण था फील्ड बॉस ऑर्क वॉरियर। उसका ह्यूज साइज और इंटिमिडेटिंग अपीयरेंस था। अकेले ऐसे मॉन्स्टर से निपटना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। किसी के लिए भी पीछे हटने का रास्ता नहीं था। ओआरसी ने अपनी एएक्स घुमाई और प्लेयर की ओर बढ़ा। वो उस आदमी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और उसका सारा ट्रेजर लेना चाहता था। जिस पल एएक्स प्लेयर की ओर नीचे आई, डेक्स ने अपनी शील्ड के साथ अपना हाथ सामने उठाया। डिफेंस अविश्वसनीय रूप से रेजिलिएंट थी। वो आदमी बहुत खुश था कि वो इस शील्ड को ट्राई आउट कर सका और सुखद रूप से सरप्राइज था कि इसने वास्तव में वेपन को आगे बढ़ने से रोका। डिफेंस हट गई और अब प्लेयर ने अपने अटैक की तैयारी की। ओर्स ने जोर से अपनी टंग क्लक की, ये महसूस करते हुए कि उसका अटैक फेल हो गया था। अपनी स्वॉर्ड आर्म ऊपर उठाते हुए डेक्स ने फ्लेम्स ऑफ द ब्लेजिंग डॉन को एक्टिवेट किया। स्वॉर्ड सुनहरी आग में नहा गई और उसके सिरे पर ऑनर के नाइट फरहान की सिलुएट दिखाई दी। ओर्स को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वे डर के मारे लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगे और अपने आप में बड़बड़ाए कि प्लेयर उन्हें बख्श दे। लेकिन डेक्स के लिए ये सिर्फ एक गेम है और दया की प्लीज कोई मायने नहीं रखती। इसके अलावा वो आदमी एली द्वारा दी गई पावर को टेस्ट करना चाहता था। डेक्स की आंखें चमक उठीं। 3 बॉडीज को कहीं दूर फेंकने के लिए एक ही ब्लो काफी था। यहां तक कि क्रिसमस ट्रीज भी इतनी ज्यादा फोर्स से जड़ों समेत जमीन से उखड़ गए थे। ऑक्स एक ही ब्लो से गिरे। डेक्स को यह समझने की जरूरत थी कि वो इन एबिलिटीज का कब तक इस्तेमाल कर सकता है। इस बीच एली ने प्लेयर को सांस रोके देखा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि डेक्स इतनी पावर के साथ इतना ब्रिलियंट होगा। किसी पॉइंट पर आर्कएंजल को कुछ एहसास हुआ और अब वो समझ गई कि क्रिएटर ने उसे इस प्लेयर के पास क्यों भेजा था। डेक्स को मूनलाइट में खड़े देखकर उसने महसूस किया कि वो आदमी है जो वर्ल्ड का कोर्स बदल देगा। एली ने ऐसे मोमेंटस ओकेजन को देखकर धीरे से खिलखिलाया। इस बीच डेक्स एक ही हिट में ऑक्स को गिराने से ज्यादा खुश नहीं था। वो अपनी और स्किल्स को टेस्ट करने के लिए फाइट को लंबा खींचना चाहता था। कुछ देर बाद 2 बीइंग्स, एंजल और डीमन, आखिरकार शांत हो गए और गहरी नींद में सो गए।
इस दौरान डेक्स एक पल भी सो नहीं पाया। एक ट्री ट्रंक से पीठ टिकाए हुए वो आदमी इन्फॉर्मेशन का अध्ययन करता रहा। डेक्स ने डिवाइन इंटरवेंशन स्किल के डिटेल्स पढ़े और खुश हुआ कि वो इसे तुरंत इस्तेमाल कर सका। एक बड़ा एडवांटेज ये था कि ये स्किल प्लेयर और उसके सामने खड़े मॉन्स्टर के बीच के लेवल्स के अंतर को खत्म कर देती थी। ओरिजिनली डेक्स ने जो आइटम्स टांगिका से खरीदे थे वे इस जरूरत को पूरा करते थे। डेक्स में सभी वेपन्स को फिजिकली बाय अप करने की एबिलिटी नहीं थी और उनकी अपनी सीमाएं भी थीं, इसलिए कुछ एनिमीज के साथ उसे सिर्फ लक पर निर्भर रहना पड़ता था। प्लेयर ने इसी वजह से कोई कॉम्बैट आइटम्स नहीं खरीदे थे। वो इन सब के बारे में सोचता रहा और ऐसा लगा कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन इस स्किल के डिसएडवांटेजेस भी थे। पहला, स्वाभाविक रूप से कॉस्ट था। प्लेयर ने कल्पना की कि अगर उसके सामने वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होता तो इस स्किल का इस्तेमाल करने में कितना कॉस्ट आता। डेक्स के इस बयान पर उसे हंसी आई कि डिवाइन इंटरवेंशन उसे चेयर करवा सकता है। एंजल्स जल्दी उठने वाले होते थे, लेकिन डीमंस को अच्छी रात की नींद और आराम पसंद होता था, इसलिए टॉनिक अभी भी सो रहा था। एंजल ने वेस्टेड इंटेग्रिटी पॉइंट्स को लेकर प्लेयर की वरीज के बारे में सुना। उसने उसे अश्योर किया कि फरहान बहुत पावरफुल था। एली शांत और कन्विंसिंगली बोली। उसने अपनी हेवनली आइज प्लेयर पर रखी। एंजल ने डेक्स की पावर का वर्णन करना जारी रखा, जो कि सिंपली अमेजिंग थी और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती थी। डेक्स ने गहरी सांस ली। हालांकि उसे लग रहा था कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, फिर भी वो एंजल से सहमत हो गया। फिर उस आदमी ने एंजल से कहा कि वो बस इस स्किल के साथ और केयरफुल रहेगा और इसे सिर्फ तभी इस्तेमाल करेगा जब नेसेसरी हो। किंगडम ऑफ मैरन आर्केडिया के कोरियन सर्वर का होम बेस था। मानन अपनी प्रॉब्लम्स के बावजूद एक पावरफुल और वेल्दी नेशन माना जाता है, और फिलहाल किंगडम के इंटरनल अफेयर्स उतनी स्मूथली नहीं चल रहे थे जितना कोई चाहता। इसकी वजह प्रिंस का यूथ और इनएक्सपीरियंस था। किंगडम आर्केडिया के सेकेंड कॉन्टिनेंट के हार्ट में स्थित था। इसकी एक्सीलेंट लोकेशन के कारण किंगडम ट्रेड इंटरमीडिएशन से अच्छा रेवेन्यू कमाने में सक्षम था। किंगडम के आसपास कई बहुत बड़े ट्रेड एसोसिएशंस भी थे। ग्रेट जीएम मर्चेंट्स एसोसिएशन एक्टिविटी से गुलजार था। एक फ्यूरियस मर्चेंट गली में चिल्लाया। उसे ये फैक्ट पसंद नहीं आया कि उससे गिल्ड लीडर नहीं मिला, जबकि वो बहुत सारा गुडीज लाया था। कहीं से एक आदमी प्रकट हुआ और उससे इतने डिसरिस्पेक्टफुल होने के लिए पोलाइट टोन में अपोलोजाइज किया। जॉन स्मिथ ने अपना परिचय जीएम स्टोर मैनेजर के रूप में दिया। सिर झुकाकर बो करते हुए वो आदमी अपना पूरा अटेंशन देने वाला था। जेज आइज ऊपर उठी और वो आदमी खुद उदास लग रहा था। उसे उन्हें बताना पड़ा कि उनके हेड अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में थे। ड्यूक बर्न मुस्कुराया जब वो ग्रेट मर्चेंट एसोसिएशन के लीडर की ओर मुड़ा। एक बार फिर उस आदमी ने किंगडम्स ऑफ मैरन और पाकल के बीच एस्केलेटिंग सिचुएशन के बारे में बात की। चॉय ग्रेट जीएम मर्चेंट्स एसोसिएशन का लीडर था। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं और मुस्कुराया। किसी पॉइंट पर प्लेयर थोड़ा स्क्यूड हो गया। उसने ड्यूक जैसा एनपीएस कभी नहीं मिला था। उस आदमी के सामने एक असली विलन बैठा था। ड्यूक बर्चन इस गेम में बहुत डेंजरस आदमी था, मैनिपुलेटिव और स्कीमिंग। अगर वो चाहता तो पूरी आर्मी चला सकता था। ये सब जानते हुए भी प्लेयर फिर भी ड्यूक से मिलने गया। उसने पढ़ा था कि ये आदमी उसकी गिल्ड के लिए एक ग्रेट एलाय होगा। चॉय को कोई अंदाजा नहीं था कि वो इस एनपीएस से इतनी जल्दी मिलेगा और खुश था कि वो ड्यूक के बारे में इंफॉर्मेशन समय पर ढूंढ पाया। चॉय जो रियल वर्ल्ड में जीएम ग्रुप के चेयरमैन का सबसे छोटा बेटा था। वो बच्चा हमेशा वर्क पर ट्रबल में पड़ता था और उसके फादर ने फेथ खो दिया था। जैसे ही कुछ प्लान के अनुसार नहीं होता था, वो बच्चा बस भाग जाता था। चॉय ने अपने फादर से प्रेशर महसूस किया और समझ नहीं पाया कि ये कैसे हो रहा था। इस बार उसके फादर ने उसे आखिरी चांस दिया। जीएम ग्रुप कोरिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन थी और चॉय जेक्यू के फादर वहां वर्क करते थे और ये कंपनी आर्केडिया खेलकर करेंसी कमाने में स्पेशलाइज करती थी। चॉय ही था जिसने जीएम मर्चेंट एसोसिएशन गिल्ड का लीड किया। आर्केडिया में प्लेयर्स रियल मनी कमा रहे थे और अब रियल और वर्चुअल वर्ल्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स नेगोशिएशन टेबल पर मिले। हर किसी की अपनी अपनी मोटिवेशंस थीं। ड्यूक बर्चन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने रैपिडली ग्रोइंग गिल्ड के बारे में सुना था और इसीलिए वो इसे ढूंढते हुए आया था। उसे एडवेंचरर्स का मजबूत बॉन्ड पसंद आया। जब ड्यूक ने जितना ग्रेन वो ढूंढ सकता था उसे खरीदने की पेशकश की और एक रिवॉर्ड का प्रॉमिस किया तो चॉय मुस्कुराया। ड्यूक बात करता रहा, किंगडम के प्रॉफिटेबल एवेन्यूज खोलने का वादा करता रहा, लेकिन वो ये भी चाहता था कि टास्क बिना ज्यादा क्वेश्चंस और नॉइस के पूरा हो जाए। जब ड्यूक ने अपनी बात खत्म की तो चॉय ने खुशी खुशी उस ऑफर को स्वीकार कर लिया। ये उसके लिए रिच बनने का एक शानदार चांस था। कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई क्योंकि ड्यूक बर्चन को अब और लिंगर करने का कोई फायदा नहीं दिखा। वो आदमी टेबल से उठा और रूम से चला गया। चॉय अपने थॉट्स के साथ अकेला था। ऐसा डील उसके हाथ लगा था, वो अपनी लक पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। जॉन स्मिथ ने रूम में एंटर किया और सुना कि डील अग्री हो गई है। वो अपने यंग मास्टर के लिए खुश था। चॉय अपनी सीट से एक्साइटेड होकर कूद पड़ा। इस इंटरेस्टिंग केस के बारे में वो पहले ही अपने फादर को बताने के लिए रश कर रहा था। जॉन स्मिथ ने उसे रोका और इस वजह से चॉय का एंथुजियाज्म थोड़ा कम हो गया। वो समझ नहीं पाया कि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों नहीं पूछ सकता था।
ऑफेंडेड हेड ने अपनी आर्म्स क्रॉस की और जोर से टीएसके किया। उसे खुद ही रियलाइज हुआ कि उससे और मनी निकलवाना बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। चॉय सिर्फ मदद के बारे में सोच सकता था। वो किंगडम के लिए सप्लाईज प्रोवाइड करेगा और फिर ड्यूक बर्चन के थ्रोन लेने का एक अच्छा चांस है। वो पहले से ही ड्रीम देख रहा था कि ऐसा होगा और फिर ऐसे पावरफुल एलाई के साथ चॉय और उसका जीएम मर्चेंट एसोसिएशन कोरियन सर्वर पर लीडर्स बन जाएंगे। काउंट ब्रॉकन किंगडम में तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे। उनकी एक आंख पर एक गहरा स्कार था और इससे उनका अपीयरेंस और सिनिस्टर लगता था। डेक्स ने काउंट को सैटिस्फाइड नोट दिया। ये साइन था कि उसका अजम्पशन करेक्ट था। वो लड़का खुश था कि वो जल्द ही ब्रॉकन तक पहुंच पाया। काउंट ने प्लेयर के हाथों से बैरोनेस का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिया और क्यूरियोसिटी से एनवेलप को घुमाया। डेक्स को श्योर था कि उस लेटर से उसे काउंट से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। वो नहीं जानता था कि उसमें क्या लिखा था, लेकिन ये जाहिर तौर पर उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग था। हॉल में पेपर फटने की साउंड आई। काउंट ने बिना किसी रिग्रेट के बैरोनेस के लेटर को 2 पीसेज में फाड़ दिया। डेक्स सरप्राइज था कि ब्रॉकन ऐसा करेंगे क्योंकि उन्होंने लेटर का कंटेंट पढ़ा भी नहीं था। उस आदमी ने ग्रिन किया। वो लेटर्स पढ़ने वाला नहीं था, बल्कि प्लेयर से खुद सुनना चाहता था कि बैरोनेस ने डेक्स को काउंट के पास क्यों भेजा। डेक्स काउंट का गेम समझ गया, लेकिन उसने फैसला किया कि फिलहाल वो एक स्टूपिड प्लेयर होने का प्रिटेंड करेगा जिसे कोई आइडिया नहीं है कि उसे उनके पास क्यों भेजा गया। उनकी आंखें मिली और हॉल में टेंशन इंक्रीज हो गई। उनके बीच दूसरों के लिए इनविजिबल कैरेक्टर्स का एक स्ट्रगल था। अचानक काउंट ब्रॉकन जोर से हंस पड़े। यंग लैड का ऐसा एटीट्यूड उन्हें पसंद आया। काउंट ने अपना हेड बो किया और अपनी आंखें ढक लीं। बैरोनेस ने प्लेयर को उनके पास क्यों भेजा, इसका रीजन ऑब्वियस था। डेक्स ने इनोसेंट गाय का रोल प्ले करना कंटिन्यू रखा। वो मुस्कुराया और एडमिट किया कि ऐसे वर्ड्स उसके लिए बहुत फ्लैटरिंग थे। उसी टाइम में काउंट डेक्स को वॉच कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि प्लेयर कंट्री में ब्रूइंग बैटल से सरप्राइज नहीं था। ब्रॉकन के लिप्स स्मर्क में फैल गए। इस टाइम डेक्स ने काउंट को बताया कि वो क्या जानता था। लड़के को रियलाइज हुआ कि प्रिंस के एंटोराज उस पर बहुत प्रेशर डाल रहे थे और ड्यूक बर्चन खुद इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। उस आदमी ने अपनी आंखें ढकी और नॉट किया। वो लड़का सभी राइट थिंग्स कह रहा था। वो काउंट के रियलाइज करने से ज्यादा जानता था। अब जब प्लेयर की वर्ड्स कंफर्म हो गई थीं, तो डेक्स ने इसके बारे में सोचा। उसके हेड में वेरियस थॉट्स थे और वो उन्हें काउंट के सामने प्रेजेंट करना चाहता था। काउंट का हेड ऊपर उठा जब उन्होंने 2 सॉल्यूशंस के बारे में सुना। एक कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन दूसरा सिंपल था। डेक्स ने अपनी फिंगर उठाई और कहा कि आर्केडिया यूनिवर्स ड्यूक को एक क्रिमिनल प्लेयर मानता है और सजेस्ट किया कि अगर कैरेक्टर से रिड पा लिया जाए तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी कोलैप्स हो जाएगी। काउंट ब्रॉकन का फेस इमीडिएटली चेंज हो गया जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें अभी अभी ड्यूक बर्चन को डिस्ट्रॉय करने का चांस ऑफर किया गया है। डेक्स को इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं दिखा, इसलिए उसने थम्स अप दिया। काउंट की अचानक जोर की हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। एक बार फिर वो शांत नहीं हो पाए। उनके सामने वाला प्लेयर वास्तव में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर था। जब भी वो आदमी अचानक हंसता था तो डेक्स अनकंफर्टेबल हो जाता था। उसकी वॉइस बहुत सोरस थी, जैसे काउंट का बॉडी खुद। ये प्लान वास्तव में अच्छा था और काउंट ने खुद भी इसके बारे में 1 से अधिक बार सोचा था। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी सिक्योरिटी। वह ट्रेन्ड मैन से घिरा हुआ था। लड़के प्लान ने काउंट को अम्यूज किया। वो आदमी उस आदमी से मिलने में माइंड नहीं करेगा जो इस रिस्की असाइनमेंट को करने की डरे करेगा। डेक्स कंटिन्यू मुस्कुराया और अपनी फिंगर अपनी तरफ जबकि और इस प्लान के लिए कमिट करने के लिए अवर्स नहीं था। उसकी आंखों में एंथुजियाज्म भरा था। काउंट ने ग्रेट डाउट के साथ प्लेयर को देखा और इस टाइम वो अब इतना अम्यूज नहीं थे। डेक्स को देखकर उस आदमी ने उसे एक वॉरियर के रूप में नहीं देखा। वो आदमी प्लेयर का मजाक नहीं उड़ाना चाहता था। उसे लड़के की इंटेलिजेंस पसंद थी, लेकिन वो उसे एक हीरो के रूप में नहीं देख सकते थे जो खुद ड्यूक से टेक ऑन कर सके। डेक्स को देखते हुए काउंट ब्रॉकन ने एक बहुत वीक फर्स्ट लेवल प्लेयर को देखा। उस आदमी को समझ नहीं आया कि ये प्लेयर किस बात की होप कर रहा था। अब डेक्स कुछ फन करने के लिए रेडी था। इस पॉइंट तक वो लड़का एक सिली बॉय होने का प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन अब उसके ट्रू कलर्स रिवील हो गए। एक अजीब ऑरा जो इस पूरे टाइम से छिपी हुई थी हॉल में अपीयर हुई और काउंट ने इसे अपने ऊपर फिजिकली फील किया। इस कॉन्फिडेंस ने उस आदमी में और इंटरेस्टेड कर दिया जिसे वो अब और डार्क में नहीं रखना चाहते थे। इसलिए वो अपनी सीट से खड़े हुए और डेक्स को अपने पीछे आने के लिए इनवाइट किया। वे बैक पैटियो में गए जहां एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। काउंट इस कॉन्फिडेंट बॉय को अपनी एफर्ट से टेस्ट करना चाहते थे। उस आदमी ने अपने बड़े हैंड्स अपने शोल्डर्स पर फेरे और अपनी मसल्स नीड करना शुरू कर दिया। वो बैरोनेस माइकल का टेम्परामेंट जानते थे और दूसरे पीपल के बारे में उनकी इनसाइट पर कॉन्फिडेंट थे। डेक्स अब वेरी था। उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग और फॉर्मिडेबल एडवर्सरी अपीयर हुआ था जो लड़के की स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता था। काउंट ब्रॉकन ने अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ की और उनके चारों ओर एक इनक्रेडिबल स्कारलेट एनर्जी इरप्ट हुई। नीचे एक नोटिफिकेशन अपीयर हुई कि ये एनपीएस एक स्वॉर्ड मास्टर था। डेक्स के पास अपनी एबिलिटी टू फाइट प्रूव करने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। उस लड़के ने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ लिप सिंक की।
प्लेयर की बैक के पीछे वॉन्डरिंग नाइट सेलिस की सिलुएट अपीयर हुई। वॉरियर के पास 2 स्वॉर्ड्स थीं और उसने उन्हें बहुत स्किलफुली मैन्यूवर किया। उसी टाइम में प्लेयर के बॉडी से ग्रीन लाइट का एक पिलर बर्स्ट आउट हुआ। काउंट ने इमीडिएटली अपना पूरा बॉडी टेंस कर लिया। इस प्लेयर में ऐसे ड्रास्टिक चेंज की एक्सपेक्ट नहीं की थी। काउंट समझ नहीं पाए कि उन्हें कैसे ट्रिक किया गया था। उन्होंने अपनी पूरी आंखों से लड़ को देखा और एक डिफरेंट प्लेयर को देखा, और अब जब वो डेक्स को देख रहे थे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके सामने वाला आदमी एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी लाइफ स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग में बिताई थी। उस आदमी को देखते हुए जो प्लेयर में स्पष्ट चेंज पर पजल्ड होकर घूरता रहा, डेक्स ने अज्यूम किया कि उसके लिए 5 मिनट्स इनफ होंगे। लड़के का स्टेटमेंट इमीडिएटली उस आदमी के कानों तक पहुंच गया। वो इस तरह के कॉन्फिडेंस पर और भी सरप्राइज थे। चूंकि बहुत सारे इंटेग्रिटी पॉइंट्स स्पेंड हो रहे थे, डेक्स को जल्द से जल्द इस बॉटम तक पहुंचने की नीड थी। इसलिए और टाइम वेस्ट किए बिना वो साइड की ओर बढ़ा। काउंट ब्रोकन ने डेक्स के ब्लो की फोर्स अपने हाथों से फील की और बहुत सरप्राइज थे कि ऐसा फ्रैजाइल बॉय इतनी जोर से हिट कर सकता है। डेक्स को काउंट था कि सिर्फ एक ही ब्लो काफी होगा, पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि स्वॉर्ड मास्टर खुद उसके सामने खड़ा था। काउंट ने अपने सामने खड़े प्लेयर को एक अलग ही नजर से देखा। उसे एहसास हुआ कि वो शुरू से ही इस आदमी के बारे में कितना गलत था। डेक्स मुस्कुराया। उसे ये देखकर मजा आया कि उस आदमी की ओपिनियन उसके बारे में कितनी तेजी से बदल गई। आदमी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और इस बार अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी ताकि प्लेयर को भी दिखा सके कि वो क्या करने के केपेबल है। डेक्स ने खिंचे हुए एक्सप्रेशन के साथ एनपीएस की तरफ देखा, आखिरी मिनट तक ये होप करते हुए कि उनकी फाइट इतनी आगे ना जाए। काउंट की चीख उसके गले से फट पड़ी। उसने अपनी स्वॉर्ड घुमाई। अब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने एक वर्दी ओपोनेंट खड़ा था। आदमी को अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं दिखा। डेक्स ने फायर स्ट्रीक को आते देखा। उसे जल्दी से एक डिसीजन लेना था, नहीं तो काउंट का ये स्ट्राइक उसका आखिरी हो सकता था। काउंट ने प्लेयर को ध्यान से देखा और एक पल में आदमी की आंखें सरप्राइज से चौड़ी हो गईं। जो फोर्स डेक्स के स्पेस में बर्स्ट हुई वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। प्लेयर ने अपने सिर के ऊपर ब्लेड्स को क्रॉस किया और वे उसकी शील्ड बन गईं। ब्रोकन ने डेक्स द्वारा इस्तेमाल की गई टेक्निक देखी और तुरंत महसूस किया कि वो एक बहुत स्किल्ड फाइटर था। उसी समय डेक्स ने अपनी नजरें नोटिफिकेशन बॉक्सेस पर झुकाईं। सिस्टम ने प्लेयर को इन्फॉर्म किया कि उसने 150वें लेवल के प्लेयर्स के लिए एक स्किल का इस्तेमाल किया था। काउंट ने डेक्स को इंटेंटली देखा क्योंकि वो अपनी फाइटिंग स्टांस में ही रहा। अनजाने में आदमी ने नोटिस किया कि लड़का क्षण भर के लिए खुद से बात कर रहा था। डेक्स अब स्किल एक्टिवेटेड होने के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था। पहले ही बहुत सारे डिसेंसी पॉइंट्स खर्च हो चुके थे। प्लेयर अपनी सीट से उछला और अपने ओपोनेंट पर झपट पड़ा। 1000 ब्लोज और अविश्वसनीय फोर्स उस आदमी के बॉडी पर प्रेस हो रही थी। उसने दोनों हाथों से स्वॉर्ड पकड़ी और प्लेयर के ऐसे पागलपन भरे ऑनस्लॉट का सामना करने की कोशिश की। ब्रोकन के चेहरे पर वेन्स फूल गईं क्योंकि वो आदमी गुर्रा रहा था और हाँफ रहा था, जैसे कि वो इस भयानक अटैक को रिपेल करने वाला हो। लेकिन डेक्स को खुद वही वेट महसूस नहीं हुआ। वो स्वॉर्ड्समैन की वीकनेसेस को खोज रहा था और सही मोमेंट का वेट कर रहा था। प्लेयर की स्वॉर्ड काउंट के डिफेंसेस को पार कर गई। आदमी का हाथ नीचे फिसल गया। उसके पास सिर्फ एक ब्राइट फ्लैश की पावर स्ट्रीक को अपने बॉडी से गुजरते हुए नोटिस करने का समय था। काउंट का विशाल बॉडी फर्श पर गिर गया। डेक्स के स्वॉर्ड स्ट्राइक से उनके चारों ओर कई क्रैक्स थीं। काउंट भारी सांस ले रहा था और बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इतने गंभीर अटैक के बाद भी वो जिंदा था। अब इसमें कोई डाउट नहीं था कि उसके सामने एक स्ट्रांग वॉरियर था। डेक्स ने उस नोटिस को फेयरफुली देखा जिसने उसे बताया कि उसने इस फाइट पर कितने डिसेंसी पॉइंट्स खर्च किए थे। एली एंजल ने तुरंत नोटिस किया कि डेक्स जंगल के मॉन्स्टर्स के डिफरेंट लेवल के ओपोनेंट का सामना कर रहा था। एली ने अपने मास्टर की तरफ देखा क्योंकि उसकी स्वॉर्ड स्किल्स अमेजिंग थीं। डेक्स ने एडमिट किया कि वो पहले ये स्पोर्ट खेलता था। काउंट उस फाइट से पूरी तरह डिस्करेज होकर अपनी सीट से हिल भी नहीं पा रहा था। वो अपने जख्मी शोल्डर को पकड़कर अपने थॉट्स में डूबा हुआ था। डेक्स ने अपना सिर घुमाया क्योंकि उसने काउंट की नजरें खुद पर महसूस की। आदमी अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके हार्ट में क्यूरियोसिटी हावी हो गई थी और काउंट जानना चाहता था कि डेक्स की स्वॉर्ड का एलिमेंट क्या था। ये प्लेयर के लिए एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, इसलिए उसने थोड़ी देर सोचा और इंट्यूटिवली अज्यूम किया कि ये विंड हो सकता है। आदमी की आंखें एक्साइटमेंट से बाहर निकल आईं। वो जानता था कि विंड पावर वर्ल्ड में किसी और से ज्यादा निम्बल थी। वो सच में इस प्लेयर की ऐसी स्किल के करीब आना चाहता था। कुछ समय बीत चुका है और ब्रोकन लगातार ट्रेन कर रहा था। अब उस आदमी को सुपीरियर स्ट्रेंथ वाले एक राइवल से मिलना पड़ा। थोड़ी देर बाद वे काउंट के घर लौट आए। आदमी ने ईमानदारी से बाव किया और प्लेयर से उसके हालिया ठंडे रिसेप्शन के लिए अपोलोजाइज किया। डेक्स को इस पर अजीब लगा और वो काउंट के हालिया बिहेवियर से एंग्री नहीं था। अभी भी एक लो बो में आदमी ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और डेक्स की तरफ देखा। वो ड्यूक भेनी को डिस्ट्रॉय करने के अपने इरादों के रिगार्डिंग एक रिस्पॉन्स सुनना चाहता था। डेक्स ने सोचा कि ये उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका था, लेकिन वो ड्यूक की मौत के बाद होने वाले केओस के बारे में वरीड था। आदमी तुरंत सीधा खड़ा हो गया और उसकी आंखें एक्साइटेडली प्लेयर को देखने लगीं। उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। फिर डेक्स ने हमें इस नॉट की स्पेसिफिक्स के बारे में ब्रीफ किया।
ये इस तरह से बांधा गया था कि इसे खोलना इम्पॉसिबल था। प्लेयर ने अपनी इंडेक्स फिंगर ऊपर उठाई और आदमी को देखा। आखिरकार इस नॉट को संभालने का अभी भी एक तरीका था। उसने इंट्रीग बनाए रखा। आदमी इस मामले में बहुत इंटरेस्टेड होकर आगे झुका, क्योंकि एनपीएस को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या ट्रिकरी छिपी है। डेक्स ने कंधे उचकाए और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे बताया कि नॉट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। आप इस नॉट को सुलझाने में दिनों और रातों बिता सकते हैं, लेकिन आप एक इंसिजन कर सकते हैं और प्रॉब्लम बस दूर हो जाएगी। बेशक उस मेथड के कॉन्सिक्वेंसेस थे। डेक मुस्कुराया, क्योंकि ये उसकी स्टोरी नहीं होगी। उसने होप किया कि ये किसी तरह अपने आप हल हो जाएगा। ये महसूस करते हुए कि गॉडिव्स नॉट को एक एग्जाम्पल के तौर पर साइट किया गया था, आदमी और भी सरप्राइज्ड हुआ। उसके सामने एक ऑर्डिनरी मैन नहीं, बल्कि एक कनिंग और बहुत डेंजरस प्लेयर खड़ा था। किसी भी मामले में ये वही प्लेयर था जिसने उनकी लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन पेश किया। काउंट ने फिर से अपना सिर झुकाया और अपनी अप्रूवल दी। कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई थी और डेक को इस जगह पर और देर तक रुकने का कोई मतलब नहीं दिखा। उसने किंगडम ऑफ मेरिट के फेट में एक डिसाइसिव रोल निभाने के लिए पहला स्टेप सफलतापूर्वक उठा लिया था। एक साइड क्वेस्ट प्लेयर के चेहरे के सामने पॉपअप हुआ। उसने उसे कॉन्डिसेंडिंगली देखा और महसूस किया कि गेम खुद ड्यूक बेनी से छुटकारा पाने के लिए अवर्स नहीं था। डेक्स के हुड से टैंचिक बाहर आया। वो इस होप में हंसने लगा कि उसका मास्टर ड्यूक बेन को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। एली हुड की दूसरी तरफ दिखाई दी और तुरंत प्रोटेस्ट किया। वो नहीं चाहती थी कि डेक्स ऐसे लो और हॉरिबल एक्ट को करे। और एंजल और डीमन एक बार फिर गर्मागर्म आर्ग्यूमेंट में थे। एली खुद टास्क के अपोज नहीं थी। उसे बस ये फैक्ट पसंद नहीं आया कि डेक्स इसे कवर्टली करने जा रहा था। एंजल की सभी डिमांड्स को सुनकर टॉनिक उसके शब्दों से मुरझा गया। वो हर टास्क में ऑनर और नोबिलिटी के तरीके खोजती थी। डेक्स की आंखों के नीचे पहले से ही डार्क सर्कल्स थे। उसने थककर एक्सहेल किया और दोनों कंपेनियन से एक दूसरे से झगड़ना बंद करने को कहा। यह एक स्टेटमेंट थी जिसमें वास्तव में उसकी पावर थी। एंजल और डीमन ने अपनी डार्टिंग आइज से अपने मास्टर को देखा। डेक्स डिसीजन लेने में कोई जल्दी नहीं कर रहा था। सच कहूं तो डेक्स को दोनों किंगडम्स के बीच हो सकने वाली बैटल की कोई केयर नहीं थी। इस सिचुएशन में उसे केवल एक ही चीज की परवाह थी। डेक्स की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने खुद के लिए डिसाइड किया कि वो उस पक्ष की मदद करेगा जो उसे सबसे ज्यादा मनी देगा। डिसीजन अनएक्सपेक्टेड था। एली ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। डेक्स ने एक प्रॉमिस किया जिसे वो तोड़ नहीं सकता था, लेकिन टंची एक बार फिर डिलाइटेड था। अपना सिर ऊपर करके डेक्स अपने प्रोमिसेस से पीछे हटने वाला नहीं था। वो लड़का बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बात तोड़ने को तैयार था। न्यूज चैनल पर एंकर वुमन आर्केडिया की सक्सेस के बारे में एंथुजियास्टिकली बात कर रही थी और शेयर प्राइसेस में राइज का उल्लेख कर रही थी, जो एक अच्छा इंडिकेटर था। चो सुनुनियन ने अपना सिर पकड़ लिया और इरिटेशन के साथ स्नॉट किया। उसकी आवाज में एनवी का एक नोट मौजूद था, क्योंकि वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि किसी ने ऐसी अकॉम्प्लिशमेंट कैसे हासिल कर ली। वो एंग्री था कि उसकी कंपनी और आर्केडियस 5 साल पहले एक ही लेवल पर थीं। सबसे ज्यादा वो उस ड्रीमर को लेकर कंसर्न था जिसके अपीयरेंस से पूरा वर्ल्ड मार्केट हिल गया और उसमें भारी चेंजेस आए। सुनुनियांग का सिर भारी थॉट से दुख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी कंपनी को भी कुछ नया सीखना शुरू करना होगा। चेयरमैन के ऑफिस में उसका सबसे छोटा बेटा बहुत अब्रप्टली एंटर हुआ। वो हैप्पीनेस से बौखलाया हुआ था और अपनी इमोशंस को रोक नहीं पा रहा था। अपने बेटे को जितने मनी की जरूरत थी, वो सुनकर चेयरमैन का चेहरा तुरंत बिगड़ गया और अब ऐसा लगा जैसे उसके बेटे ने कोई अच्छी न्यूज नहीं लाई हो। सुनुनियांग कंफ्यूज था, क्योंकि उसने हाल ही में अपने बेटे को वही बड़ी सम ऑफ मनी दी थी। ऐसा लगा जैसे उसने अपने पिता की आवाज में मेनेसिंग टोन नहीं सुना था। पिता अभी भी अपने बेटे के रिक्वेस्ट से अनहैप्पी थे। अपने हाथों को एक मजबूत लॉक में बांधते हुए आदमी के चेहरे पर एक वेन धड़कने लगी। कागजों का एक वजनी स्टैक एक गूंजती हुई स्मैक के साथ चेयरमैन की डेस्क पर गिरा। आदमी ने क्यूरियसली स्टैक को देखा, लेकिन उसे छूने की जल्दी नहीं थी। सबसे पहले वो अपने बेटे से आंसर सुनना चाहता था। जो अपनी सक्सेस के बारे में इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने अपने पिता को अपनी प्लान की इंट्रिकेसी समझाने की जल्दी नहीं की। उसने डिसाइड किया कि वो इस बार एक सच्चे बिजनेसमैन की तरह एक्ट करेगा। थोड़ी देर बाद चेयरमैन पेपर्स का स्टडी कर रहा था। मारन के किंगडम को टेक ओवर करने का एक प्लान था। पर्याप्त पढ़ने के बाद उसने ऊपर देखा और अभी भी अपने बेटे से सुनना चाहता था। जू अपने पिता के रिएक्शन से प्लीज था। उसने नोटिस किया कि उनका चेहरा कैसे तन गया था। एक स्मर्क के साथ लड़के ने अपना हाथ अपनी चेस्ट पर रखा और चेयरमैन को ट्रूथफुलनेस का अश्योर किया। आदमी ने अपने सामने वास्तव में एक परफेक्ट प्लान देखा। वो चाहता था कि उसके बेटे की सक्सेस उनकी कंपनी पर एक इम्पैक्ट डाले, ताकि वे गेम में आगे निकल सकें। जायू का चेहरा बिगड़ गया और उसका हार्ट उसकी चेस्ट से बाहर निकलने को तैयार था। चेयरमैन खुद से मांगी गई अमाउंट से 10 गुना ज्यादा सम देने को तैयार था। चेयरमैन ने आगे इंसिस्ट किया कि ये आखिरी बार होगा जब वो अपने सबसे छोटे बेटे के आइडिया में इन्वेस्ट करेगा। लड़का ओवरजॉयड था। उसने अपने पिता की जेनरोसिटी पर काउंट भी नहीं किया था। जेक्यू ने 1 दर्जन बार प्रॉमिस किया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आदमी अपने ऑफिस में अकेला रह गया, अपनी आर्म्स को चेस्ट पर फोल्ड करके, क्योंकि वो लगातार सोच रहा था कि क्या उसका बेटा सक्सीड हो पाएगा। ड्यूक बर्चिन का रेजिडेंस वास्तव में मॉन्यूमेंटल था। हॉल के एंट्रेंस पर गार्ड्स खड़े थे जो मास्टर की पीस की रक्षा कर रहे थे। उनके हाथों में नुकीले पाइक्स थे और वे ऑर्डर के इंट्रूडर पर उनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। लॉर्ड लियोनाइडस हामिल एम्पायर से एक सीक्रेट एनवॉय था और ड्यूक ऑफ ड्यूक के साथ ऑडियंस के लिए आया था। बर्चिन ने यंग मैन को क्यूरियोसिटी से देखा और जानना चाहा कि क्या चीज उसे उसके पास लाई होगी। आने वाली बैटल की न्यूज इतनी दूर के लैंड्स तक भी पहुंच चुकी थी। लॉर्ड लियोनाइटस ड्यूक के पास एक अलायंस बनाने आया था। ड्यूक की गेज और भी शापर हो गई जब लॉर्ड लियोनेटा ने ड्यूक को थ्रोन पर बैठने में मदद करने की बात की। ये ठीक वही था जिसकी उसे इतनी बुरी तरह डिजायर थी। हेरूला वैली रॉकी माउंटेन्स के बीच बसा हुआ था, जहां किंगडम और हामिल एम्पायर के बीच बॉर्डर स्थित था। ये स्पष्ट था कि वे अपनी पोजीशन और कंट्री की डिफेंस को मजबूत करने के लिए इस लैंड को अक्वायर करना चाहते थे। इस रिक्वेस्ट में कोई अल्टीरियर मोटिव न देखकर ड्यूक आसानी से वैली की लैंड सौंपने को तैयार था। बदले में उसे उत्कृष्ट सपोर्ट मिलेगा। ड्यूक बर्चिन बहुत प्लीज था कि चीजें उसके फेवर में काम कर रही थीं। आदमी ने अपने गेस्ट के सामने अपनी जॉय नहीं छिपाई। लॉर्ड लियोनाइडस भी अलायंस से प्लीज्ड था। उसने ड्यूक के बुरे कैरेक्टर के बारे में सुना था और होप की कि वो उसके एम्पायर को चीट नहीं करेगा। ऑडियंस खत्म हो गई और लॉर्ड लियोनाइटस ड्यूक के रिसेप्शन हॉल से चला गया। उसे अभी भी अलायंस पर डाउट्स थे, लेकिन कोई और रास्ता नहीं दिखा। जब ड्यूक अकेला रह गया तो उसका चेहरा एक दुष्ट ग्रिन से बिगड़ गया। आदमी अपने चारों ओर घूम रही इवेंट्स पर रिजॉइस किए बिना नहीं रह सका। इस कंट्री में ड्यूक से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही आदमी था, लेकिन वो 8 साल का प्रिंस था जिसे बर्चिन डिस्ट्रॉय करके रॉयल थ्रोन लेना चाहता था। कोई ड्यूक के हॉल में एंटर हुआ और नोटिस किए बिना नहीं रह सका कि आदमी अच्छे स्पिरिट्स में था। ड्यूक ने अपना सिर उठाया और इंट्रूडर पर तिरछी नजर डाली। चॉय ने ड्यूक को शिष्टाचार से बाव किया। वो उसके साथ ऑडियंस करने आया था। उनके बीच एक बड़ा डील बन रहा था और यंग मैन कंट्रोल में रहना चाहता था। एक स्मग ग्रीन के साथ चॉय ने ड्यूक को उस काम के बारे में बताना शुरू कर दिया जो वो पहले ही कर चुका था। ड्यूक प्लीज्ड हुए बिना नहीं रह सका कि उसे ऐसा एलाय मिला था। उसे यंग मैन के शब्द पसंद आए और वो और जानना चाहता था। चॉय ने एक्साइटेडली उस मेथड को समझाया जिससे उसने ऐसी स्ट्राइकिंग सक्सेस हासिल की थी। लड़के ने इसे गिफ्ट एक्सचेंज कहा। ड्यूक मुस्कुराया और एक नई नजर से अपने सामने खड़े एडवेंचरर का असेस किया। उसने अपने एलाय की एम्बिशन को स्पष्ट रूप से कम आंका था। अब जब प्लेयर ने ड्यूक के सामने सर्व कर लिया था तो उसे कुछ इंपॉर्टेंट सुनने की बहुत स्ट्रांग डिजायर थी। झुके हुए सिर और तने हुए चेहरे के साथ लड़के ने आदमी को देखा। ड्यूक जानता था कि ऐसा कुछ होगा। आदमी अपनी चेयर से उठा और एक स्टेटमेंट दी कि वो इस समय ऐसे मामलों के लिए बहुत बिजी था। इससे यंग मैन चॉय बहुत एजिटेटेड हो गया और ड्यूक को उसकी इंट्रीग के लिए रिब्यूक करना चाहता था। प्लेयर को ऐसी रिप्लाई सुनने की एक्सपेक्ट नहीं थी। ड्यूक ने प्लेयर को बीच में ही रोक दिया, ये महसूस करते हुए कि वो क्या पुश करने की कोशिश कर रहा था। आदमी का चेहरा फ्रेंडली नहीं लग रहा था। एक शार्प लुक ऑफ अप्रेजल ने लड़के को देखा। ड्यूक को उस नजर के साथ देखकर चोई ने तुरंत अपने दांत भींच लिए। ये आदमी लड़के को डराता था और चाहे वो कितना भी एंग्री क्यों न हो, फियर ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। चॉय ने अब अपनी फिस्ट्स को कसकर भींच लिया। वो अपने अलायंस को रिस्क नहीं दे सकता था, इसलिए उसने जल्दी से ड्यूक बहन्ना के प्रति अपने डिस्ट्रस्ट को डिनाई करना शुरू कर दिया। ऐसा आंसर उसे सेटिस्फाइड कर गया। यंग मैन के बॉडी में डिसअपॉइंटमेंट और फियर फैल गया। चॉय कुछ भी कर या कह नहीं सका। उसे अग्री करना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। जब वो परेशान करने वाला एडवेंचरर ऑफिस से चला गया तो ड्यूक बर्चिन पावर की भावना के साथ मुस्कुराया। चॉय एंग्री था क्योंकि जैसे ही उसने ड्यूक के ऑफिस को छोड़ा उसने तुरंत अपनी स्टीम पास की दीवार पर निकाली। यंग मैन को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि वो कुछ भी करने में पावरलेस था। उसने इस बिजनेस में बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्ट किया था। वो ड्यूक से झगड़ा नहीं कर सकता था। चॉय ने मार्केट्स में उपलब्ध सभी ग्रेन को खरीद लिया था और लिटरली अपने पिता द्वारा दिए गए सभी मनी को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया था। लेकिन इतना मनी भी आर्केडिया में वितरित सभी ग्रेन को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब प्लान डील पर प्रॉफिट कमाने का था। लड़के ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि वो कितना कमा सकता है। ये एक बहुत बड़ा डील था। चॉय इतना एक्साइटेड था कि उसकी कसकर भींची हुई फिस्ट्स कांप रही थीं। वो सबसे ज्यादा चाहता था कि बैटल शुरू हो जाए और फिर ग्रेन प्राइसेस स्काईरॉकेट हो जाएंगे। जब लड़का अपनी एंग्जाइटी को शांत करने की कोशिश कर रहा था तो उसने तुरंत आदमी को पास से जाते हुए नोटिस नहीं किया। हुडेड क्लोक्ड स्ट्रेंजर पास से गुजरा। चॉय ने अचानक अपना सिर उठाया और गुजरते हुए स्ट्रेंजर को देखा। एक अजीब फीलिंग ने लड़के की सोल पर कब्जा कर लिया। डेक्स अपने लिप्स पर हल्की मुस्कान के साथ पास से गुजरा। चॉय थोड़ी देर तक स्थिर खड़ा रहा और केवल प्लेयर की पीठ को घूरता रहा। किसी पॉइंट पर वो इतनी बुरी तरह से जानना चाहता था कि ये आदमी कौन था कि चॉय टूट गया और उसके पीछे भागा। क्या? उसने स्ट्रेंजर को आवाज दी, लेकिन वो आदमी पहले ही कोने से डिसअपियर हो चुका था। चॉय ने खाली कॉरिडोर में घबराकर नीचे देखा।
एक डेंजरस फीलिंग कभी उसके मन से नहीं गया। उसने साफ महसूस किया कि उस आदमी के साथ कुछ रॉन्ग था। उस प्लेयर को जिसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, ये बात जरूर नोटिस हुई कि जो प्लेयर उसके पास से गुजरा, हालांकि उसने एक क्लोक पहना हुआ था, लेकिन उसके नीचे इक्विपमेंट छिपा हुआ था। कई क्वेश्चंस जॉय के सिर में घूम गए। उसने अपने दांत और जबड़े कसकर भींच लिए। उसे ये समझना था कि ऐसा प्लेयर ड्यूक से मिलने क्यों जाएगा। प्लेयर की प्लान्स को खतरे में पड़ने के फियर से उसने मर्सनरीज को बुलाने के लिए हाथ से इशारा किया। उसी सेकंड 2 क्लोक्ड मैन अपने मास्टर के सामने हाजिर हुए और एक घुटने पर झुककर बो किया। दोनों मर्सनरीज ने अपने चेहरों पर एक जैसे मास्क पहने हुए थे। उन्होंने एक अननोन प्लेयर को ऑब्जर्व करने का ऑर्डर सुना। उस यंग मैन को नहीं पता था कि वो जुआरी गैम्बलर कौन हो सकता है, लेकिन वो जानता था कि स्टेक पर क्या प्राइस लगा है। ड्यूक और डेक्स के बीच ऑडियंस मुलाकात शुरू हुई। उस आदमी ने अपने हाथ में स्क्रोल उठाया और उसे करीब से देखा। ये खुद अर्ल ऑफ ब्रोकन का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था। ड्यूक ने बॉय को अप्रेजिंग लुक से देखा। वो क्यूरियस था कि प्लेयर में ऐसा क्या खास था कि उसे खुद काउंट ब्रोकन ने रेकमेंड किया। अचानक डेक्स ने अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान ब्राइट स्माइल के साथ काउंट बैन के ड्यूक भेनस को डिस्ट्रॉय करने के इरादों की घोषणा कर दी। ऐसे बयान ने ड्यूक को बहुत सरप्राइज किया, लेकिन आदमी ने खुद को रोकने की पूरी एफर्ट की। सच कहूं तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को थोड़ा सफर करना पड़ा। डेक्स ने तय किया कि वो ब्रॉक की प्लान्स को बहुत डिटेल में बता सकता है। प्लेयर ने ड्यूक को उस रीजन के बारे में बताया कि वो उसे क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता था। एक सच्ची एंगर ड्यूक के हार्ट में ब्रू हो रही थी। वो एक प्लेयर के ऐसे बयान से बहुत फ्यूरियस था और इसका ठोस प्रूफ सुनना चाहता था। डेक्स मुस्कुराया। उसे प्रूफ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ड्यूक इसे अच्छी तरह से खुद ही जानता था। बॉय ने बस उस आदमी को याद दिलाया। ड्यूक बर्चिन धीरे से हंसा, अपने हाथ सामने मोड़कर और सिर नीचे करके उसने कई बार नॉट किया। डेक्स की हरकत पर डीमन, जो सेतन के हुड की तहों से बाहर निकल रहा था, शॉक्ड रह गया। सेतन ने एली पर नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया। एली को इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं लगा। अचानक तनीज जम गया, ये सोचकर कि कहीं ये डेक्स की कोई प्लान तो नहीं है। वो आदमी बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं था और शायद वो अपना कोई चालाकी भरा गेम खेल रहा था। डेक्स के हाव भाव ने टॉनिका के गेस की पुष्टि कर दी। उस आदमी ने चुपके से अपनी उंगली अपने लिप्स पर रखी और एक हल्की सी मुस्कान उसके लिप्स पर उभर आई। ड्यूक अब भी ऐसे बयान से शॉक था, क्योंकि उसने हमेशा अर्ल ब्रोकन को सोसाइटी का एक बहुत ही राइचस मेंबर माना था। ड्यूक को यह भी एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा एडवेंचरर उसे इस प्लान के बारे में यूं ही नहीं बता सकता। अपने हाथों को मोड़ते हुए उस आदमी ने प्लेयर की ओर देखा और बिजनेस की बात शुरू की। प्लेयर के अचानक शब्दों ने ड्यूक को बातचीत के लिए बहुत एक्साइट कर दिया, क्योंकि बात यह हो रही थी कि इस किंगडम का लीडर किसे बनना चाहिए। डेक्स और भी मुस्कुराया, ये कहते हुए कि वो थ्रोन पर सिर्फ ड्यूक बर्चिन को देखता है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। ड्यूक अचानक जोरदार और बेकाबू हंसी में फूट पड़ा। बॉय के शब्दों का उस पर इतना स्ट्रांग इफेक्ट हुआ कि वो खुद को रोक नहीं पाया। प्लेयर में ड्यूक की इंटरेस्ट बढ़ती जा रही थी। जब आदमी शांत हुआ तो उसने मुस्कान के साथ इस प्लेयर का नाम जानना चाहा। डेक्स ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन्होंने हाथ मिलाए। ड्यूक को उम्मीद थी कि वे एक साथ अच्छा वर्क करेंगे और इस नए अलायंस गठबंधन से खुश था। प्लेयर ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा कि वो ड्यूक को डिसअपॉइंट न करने की पूरी एफर्ट करेगा। ये उनकी बातचीत का एंड था। डेक्स को अब ड्यूक के रेजिडेंस आवास में रुकने का कोई मतलब नहीं दिखा, इसलिए उनकी ऑडियंस के बाद प्लेयर वहां से चला गया। एली डेक्स की पापी आत्मा सिंफुल सोल के लिए प्रे कर रही थी, लेकिन टैनिक नाराज था कि उस आदमी ने सचमुच एक अजीब सी प्लान बनाई। डेक्स टॉनिका के ऐसे परेशान करने वाले प्रेशर से थक चुका था। इरिटेशन के साथ अपना सिर मोड़ते हुए प्लेयर ने ऐसा कहा, संभावित डेवलपमेंट्स पर कंसिडर करने की एफर्ट करते हुए। ऐसे बयान ने दोनों कंपेनियंस को सरप्राइज किया और साथ ही इंटरेस्ट भी जगाई। वे चुप हो गए और प्लेयर को ध्यान से देखने लगे। दोनों किंगडम्स के बीच एक बैटल लड़ाई होना इनएविटेबल अपरिहार्य था। ये सिर्फ समय की बात थी कि मॉर्न किंगडम या पार्केल में से कौन इसकी घोषणा करता है। डेक्स ने एक उंगली उठाई और हल्के से अपने कंपेनियंस की ओर देखा। वो बैटल के हाइट पर होने तक वेट करना चाहता है, जब इवेंट्स का प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। टंच को समझ नहीं आया। उसने अपनी बाहें मोड़ी और जानना चाहा कि वो सीधे ड्यूक की साइड क्यों नहीं चला जाता। डेक्स ने एक शरारती मुस्कान आरवाई स्माइल के साथ अपना सिर झुकाया। इस मामले पर उसके अपने थॉट्स थे। सेतन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और उस पर पसीने की बूंदें, बीड्स ऑफ स्वेट आ गईं। उसे एक छोटी सी ट्रूथ समझ आई। उसके मास्टर ने प्रॉब्लम को और डीपली देखा। डेक्स की सिनिस्टर स्मर्क ने ही इस बात की पुष्टि कर दी कि टॉनिक का अंदाजा सही था। वो बॉय पहले ही किंगडम में आने वाले केओस, अराजकता का अनुमान लगा रहा था। खुद डीमन लॉर्ड भी इतनी चालाकी नहीं सोच सकता था। टॉन्चिक को एक बार फिर यकीन हो गया कि वो असली ईविल का सामना कर रहा है। डीमन के सामने एक एंशिएंट बुक दिखाई दी। उसने एक क्विल कलम पकड़ी और जल्दी से कुछ लिखना शुरू कर दिया। बड़बड़ाते हुए एली ये जानने के लिए क्यूरियस थी कि सेतन क्या कर रहा है। डेक्स ने एक खुशनुमा धुन गुनगुनाना, हमिंग अ चेयरफुल ट्यून शुरू कर दिया और अंगड़ाई ली। उस आदमी को लगा कि गेम में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज होने वाला है। बाहरी आवाज सुनकर डेक्स सरप्राइज से वहीं जम गया।
प्लेयर के सामने ब्लैक क्लोक्स पहने हुए 2 अननोन पीपल दिखाई दिए। ये फिगर्स बहुत टॉल लग रहे थे और उन्होंने डेक्स का रास्ता रोक दिया। वो आदमी कंफ्यूज नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो बस गुनगुनाता रहा। अब वो सोच रहा था कि ये मीटिंग उसे कहाँ ले जाएगी। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट तुरंत अपलोड कर दूंगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें।